के भरोसे पाकिस्तान कश्मीर में आतंक की खेती करता था, आज उसी परिवार ने पाकिस्तान को करारा तमाचा दे दिया है। एक समय में कश्मीर में जहर फैलाने वाले अलगाववादी नेताओं के परिवार वाले आज बदलते कश्मीर को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कि दिल बदल चुका है। मोदी के नए कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब अलगाववादी परिवार के लोग ही पब्लिक नोटिस जारी कर खुद को देशभक्त बता रहे हैं। लिख रहे हैं कि वो ऐसे किसी संगठन से जुड़े नहीं हैं जो भारत के खिलाफ प्रोपोगेंडा या एजेंडा चलाते हो। शब्बीर शाह की बेटी समा और गिलानी की पोती के पब्लिक नोटिस से महबूबा मुफ्ती जैसे सियासतदान जरूर परेशान। इधर दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार कश्मीर से अफवाह हटाने पर भी विचार कर रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या कश्मीर का रोना रोने वाले पाकिस्तान को अब पीओके जाने का भी डर सता रहा है क्या? ये रिपोर्ट आप देखिए। समा शब्बीर और रूबा शाह का ये नोटिस आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को करारा तमाचा तो है ही, साथ ही उन नेताओं को भी तमाचा है जो आज भी कश्मीर की फिजा में जहर घोलने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के टुकड़े पर पलने वाले सियासतदानों को आज अलगाववादी परिवार से ही जवाब मिल रहा है। दरअसल जम्मू कश्मीर से 370 को हटे 5 साल होने वाले हैं। वादी में 370 हटने के बाद आए बदलाव और भारत की तरक्की का सफर अब कश्मीर के उन नेताओं के बच्चों को भी दिखने लगा है जो कभी अलगाववाद के नाम पर घाटी में जहर घोलते आए हैं। नतीजा यह है कि कश्मीरी अलगाववादी नेताओं के बच्चे अब खुद को देशभक्त करार दे रहे हैं। अलगाववादी शब्बीर अहमद शाह की बेटी समा शब्बीर और पाकिस्तान के कट्टर हिमायती सैयद अली शाह गिलानी की नातिन रूबा शाह ने पब्लिक नोटिस जारी कर साफ कर दिया है कि वो हिंदुस्तानी हैं। रूबा शाह ने पब्लिक नोटिस में कहा, मैं भारत की एक वफादार नागरिक हूँ, ऐसे किसी तंजीम या जमात से नहीं जुड़ी हुई हूँ जिसका हिंदुस्तान के खिलाफ एजेंडा है, और मैं अपने मुल्क भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखती हूँ। इसी तरह कश्मीर में सीबीएसई की टॉपर 23 साल की समा शब्बीर ने भी पब्लिक नोटिस छपवाया है। कहा कि वो भी हिंदुस्तानी है। समा शब्बीर ने लिखा, मैं भारत की वफादार नागरिक हूँ और मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति या संगठन से संबद्ध नहीं हूँ जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ है। जाहिर है 370 हटने के बाद ये बड़ा बदलाव है। रूबा और समा भी कश्मीर की तरक्की को सही दिशा में जाता देख रही हैं, लेकिन इनके इस कदम से महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे सियासतदान परेशान हैं जो कश्मीर में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। महबूबा मुफ्ती तो आरोप लगा रही हैं कि जबरदस्ती इन बच्चों को परेशान किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लिखा, कश्मीर ने ऐसा समय देखा है जब बंदूकधारी आतंकवादियों ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खुद को मुख्य धारा से अलग करने के लिए धमकाया और मजबूर किया, और ऐसा ना करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। आज वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, और जो बात और भी अधिक परेशान करने वाली है वो ये कि ये भूमिका स्वयं राज्य द्वारा निभाई जा रही है। वो अलगाववादियों के परिवार को परेशान कर रहे हैं। मजबूर करके इन लड़कियों से बयान लिए गए हैं तो गलत है। अगर उनकी सोच में बदलाव आया है तो वो मैं क्या कह सकता हूँ। वो तो वही कह सकते हैं जिन्होंने ये इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के मतलब एफिडेविट दर्ज किए हैं। बदलाव तो जम्मू कश्मीर में हमें फिलहाल दिखा नहीं है। जमहूरियत का यहाँ पे बार बार जो है गला घोटा जाता है। बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को अलगाववादियों के बच्चों में आए बदलाव से सीख लेने की नसीहत दे रही है। आरोप लगा रही है कि इन सियासतदानों से बदलता कश्मीर नहीं देखा जा रहा है। आज जब वही जो दहशतगर्द यहाँ बनाते थे, जो दहशतगर्द की जो प्रोडक्शन करते थे, आज जब उनकी ही फैमिली कह रही कि वो आइडियोलॉजी गलत थी और हम हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान दुनिया में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इस आइडियोलॉजी को नकारते हुए आज मुझे लगा महबूबा जी को भी धक्का लगा। इसलिए वो परेशानी की हालत में अब ये कह रही है कि उन फैमिलीज को हिरासा किया जा रही। अगर वो हिरासा हो जाती, अगर उनको परेशान किया जाता तो वो जाके सड़क पर एहतजाज करते या कुछ ऐसा ऐड देते कि हमें परेशान किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा हम हिंदुस्तानी है और हमें इस आइडियोलॉजी के साथ जोड़ने की कोई कोशिश न करें, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन वर्डों से महबूबा जी को धक्का लगा, वो परेशानी में। इस पीस को लेके अगर देश के अंदर रहना होगा तो देश की बात ही करनी होगी। जो इनके फादर, ग्रैंडफादर, उन लोगों ने किया, इनको वो रास्ता छोड़ना पड़ेगा इन लोगों को और देश की बात करनी पड़ेगी। नहीं छोड़ेंगे तो कानून जो है, देश का कानून, ना तो वो भारतीय जनता पार्टी का है जैसे महबूबा जी कहती है,
ना वो महबूबा मुफ्ती का कानून है, ये देश का कानून है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का कानून है। और कानून जो कहेगा उसके तहत जो चीजें बनती है वो तो लाजमी है। इस बीच मोदी सरकार कश्मीर को लेकर एक्शन मोड में है। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आफ्पा वापस लेने पर सरकार विचार करेगी, साथ ही सेना को भी वापस बुलाने पर विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से चुनाव के बाद इस पर हम एक एक्शन प्लान बनाए हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले ही जम्मू कश्मीर का कानून और व्यवस्था की स्थिति होगी और धीरे धीरे ट्रूप्स बैरक में जाएंगे। ये हमारा एक डिज़ाइन बना हुआ है। हमने 7 साल का एक ब्लूप्रिंट बनाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को हम स्ट्रेंथी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस अब अपने पैरों पर खड़ी हुई और जितनी भी मुठभेड़ हुई है इसमें ज़्यादातर अब जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है, क्योंकि फोर्थ फ्रंट पर वही रहती है। हम सपोर्ट में सेंट्रल फोर्सेस जाती है। तो एक कल्चर बदला है। पहले जम्मू कश्मीर की पुलिस पर विश्वास नहीं किया जाता था दिल्ली की ओर से। हमने जम्मू कश्मीर की पुलिस में एक गुणात्मक बदलाव लाया है। जम्मू कश्मीर में सितंबर से पहले चुनाव होने वाले हैं और अगर मोदी सरकार तीसरे टर्म में केंद्र में जीत कराती है तो जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। भारत सरकार कहती है धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। तो क्या ये उस बदलाव का ही एक हिस्सा है जब अलगाववादियों के परिवार के लोग, या यूं कहिए कि नेक्स्ट जनरेशन जिन्हें उस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, अब उस विचारधारा से खुद को अलग करती जा रही है? इसी पर बातचीत करने के लिए कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका तारुफ आपसे करवा दें। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज जुड़ गए हैं बतौर रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ ललित अंबरदार जुड़ गए हैं, कश्मीरी पंडित हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे डॉक्टर इरशाद अहमद खान, जो कि PMLN के नेता हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान अजीम भट्ट जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, ये भी पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत ललित अंबरदार जी आप ही से करता हूं, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का दर्द आप समझते हैं और उस दर्द के पीछे एक बड़ी वजह यह अलगाववादी सोच भी कही जा सकती है घाटी की, जिसके चलते कश्मीरी पंडितों को इतना परेशान होना पड़ा। आज जब आप ये देखते हैं या ये सुनते हैं कि अलगाववादियों की जो अगली पौध है या अगली जनरेशन है वो खुद को उस अलगाववाद से ही अलग कर रही है, तो आप क्या सोचते हैं सर? कैसा लगता है ये देखकर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो 370 हटाया गया, मोदी सरकार ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई, एक सनातनी सोच की दिखाई, और उन्होंने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था जिसकी वजह से कश्मीर के अंदर अलगाववाद, मुस्लिम पृथकतावाद, मुस्लिम अलगाववाद, मुस्लिम सेपरेटिज्म का बढ़ावा मिला, और जिसकी वजह से कश्मीर जिहाद की शुरुआत हुई 1990 में, जब कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। पाकिस्तान से आए हुए जिहादी, कश्मीर पे उनके पिट्ठू, उनके जिहादी, कश्मीर के पैदाइशी जिहादी, उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया, रेप, मर्डर और मास मर्डर के द्वारा। लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो है उस दिन क्या शुरू होता है? उस दिन आप कश्मीर जिहाद को खत्म करना नहीं डिक्लेयर कर सकते। उस दिन आपने एक प्रोसेस शुरू किया जिसके अंतर्गत जो 70 साल से कश्मीर के अंदर इस्लामो फैशिस्टिक पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक इकोसिस्टम फल फूल रहा था, एक छोटा मोटा पाकिस्तान फल फूल रहा था हमारी सेक्युलर सरजमीन के ऊपर, उसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, एक प्रोसेस शुरू होता है। लंबी बीमारी का वक्त लगेगा। जहां तक कश्मीर जिहाद का सवाल है, ये एक मिलिट्री प्रॉब्लम है। मिलिट्री प्रॉब्लम की तरह ही करना पड़ेगा। मैं दिलासा दिलाना चाहता हूं, अभी तो हमें सिक्योरिटी ग्रिड काफी पुख्ता है, जहां पे भी लेकिन उनको ब्रीच करने का मौका मिलता है वो हिंदुओं को मारते हैं, अभी भी मारते हैं। साउथ पीर पंजाब में टारगेट करने की कोशिश करते हैं, बड़े बरसों के बाद दोबारा वो आतंकवाद उठने की जरूरत है। लेकिन बताना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर जब ज़रबे अज़्म का ऐलान हुआ था इसमें नॉर्दर्न वजीरिस्तान में, पाकिस्तान के एक सेनेटर हैं, बहुत बड़े पत्रकार भी हैं, जर्नलिस्ट हैं, अयाज अमीर, हिंदुस्तान के दोस्त नहीं है। जब वहां पे ज़रबे अज़्म पाकिस्तान के अंदर गोलाबारी से जहादियों को मारा जा रहा था, तो उन्होंने गल्फ पेपर पे एक लिखा था, क्या लिखा कि हम जस्टिफाई कर रहे थे कि वो बमबारी हो रही है पाकिस्तान के अंदर अपने जहादियों के ऊपर। वो कह रहे थे हम लोगों के व्हाट वी हैव ऑन हैंड इज द बैटल हार्डन्ड jihadis who took the might of Indian army head on in Kashmir। हमारे सामने जो चुनौती है उन जहादियों की है जिन्होंने भारतीय शक्तिशाली सेना को आड़े हाथों ले लिया था। तो ये था कश्मीर जिहाद। अब तब से आज तो बहुत फर्क पड़ा हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी बहुत ही जल्दी होगी अगर हम ये सोचेंगे कि आप टर्मिनोलॉजी यूज की, वक्त लगेगा। पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ न कुछ पाक प्रायोजित जरूर था ये अलगाववाद का जो पूरा सिस्टम।
अगर आप मुझे बताएं कि क्या ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी चोट है, जो आने वाली नस्ल कह रही है कि हम अलगाववाद का साथ नहीं देंगे, भारतीय संविधान के साथ है। एक लाइन में अगर आप बताएं, फिर मैं अजीम भट्ट के पास जा रहा हूं। बिल्कुल, जिन लोग, अच्छा मेरे से पूछा आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, बहुत जल्दी से कंक्लूड कर लीजिए, एक लाइन। मैं ये कह रहा हूं, जो ये बदलाव आ रहा है, एक तो जो वहां पे हिंदुस्तानी जो आवाजें थी, जो जिहादियों की वजह से दबी हुई थी, जो सनातनी मुसलमान है कश्मीर के, लेफ्टिनेंट फयाज अपने देश के लिए मरता है, राइफल में औरंगजेब देश के लिए मरता है। और मैं बताना चाहता हूं पाकिस्तानियों को, राइफलमैन औरंगजेब की लाश जब घर में आई, उसके बाप ने क्या बोला था कि मेरे 3 बच्चे लड़के और हैं, वो भी हिंदुस्तानी फौज के अंदर भर्ती हो जाएंगे। ये था, लेकिन जिहादियों की वजह से जो पाकिस्तान के जो हुर्रियत थे, उनके दबाव से, इस्लाम के नाम पे ये आवाजें दबी हुई थी, ये उभर के आ रही है, ये उभर कर आ रही है। तो भारत सरकार ने, दिल बदल जाएगा ओवरनाइट। अजीम भट्ट साहब, भारत सरकार ने अब जो कदम उठाए, जो चेंजेस हुए, उससे पाकिस्तान प्रायोजित सोच कम से कम कश्मीर में खत्म हो रही है। और उसकी एक बड़ी पिक्चर तब देखने को मिलती है जब बड़े अलगाववादी नेताओं के पोते या बेटे इनकार कर देते हैं कि हम साहब आपके साथ नहीं है, भारत सरकार और भारत संविधान के साथ है। बहुत शुक्रिया जी आपके कनेक्ट करने का। और देखिए, मैं बड़ा वाज़ह कर देता हूँ आपको, हमारी पॉलिसी, मैं बिल्कुल भी लड़ने के या उस तरह की बहस कबूल नहीं। मैं चाहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव, और वो ये है कि हमारा तो पहले दिन से मुद्दा भी यही रहा है कि अगर कश्मीरी ये समझते हैं कि उनको आपके साथ रहना चाहिए तो वो आपके साथ रहें, अगर वो समझते हैं हमारे साथ रहना चाहिए हमारे साथ रहें, अगर वो समझते हैं आजाद रहना चाहते हैं तो आजाद रहें। तो अगर आप समझते हैं आपके मुताबिक, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपकी बात को अगर मानता हूँ कि वहां के लोग अगर आपके साथ खुश हैं, तो हमें कश्मीरियों की खुशी बहुत अजीज है। अगर वो आजाद रह के खुश रहना चाहते हैं तो आजाद रह के। नहीं तो अजीम भट्ट साहब, ये उतना सीधा नहीं है जितना सीधा आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें कश्मीरियों की खुशी चाहिए, तो बार बार आपके प्रायोजित आतंकवाद क्यों होता है घाटी में? आपकी सोच वाले लोग क्यों पनपते हैं और उनको फंडिंग क्यों मिलती है पाकिस्तान से? मैं आ रहा हूं ललित जी, इसकी बात आपके पास। मेरी आवाज अच्छा देखिए, आपने जो बात की है वो एक लंबा आर्ग्यूमेंट है कि क्या प्रॉक्सी वॉर होती हैं या नहीं होती हैं, और ये बात दुरुस्त है। मैं एडमिट भी करता हूं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान प्रॉक्सी वॉर जारी रही हैं और शायद अभी भी जारी हैं कहीं ना कहीं, जो कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर भी जो इंटेलेक्चुअल लोगों की सोच है, जो यंगस्टर की सोच है, वो यही है कि हमें अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहिए। सर, आपके यहाँ इंटेलेक्चुअल कौन है? आपकी तो सेना भारत के खिलाफ बोलती है। आपके इंटेलेक्चुअल कौन है? आपकी सेना की सोच भारत विरोधी है। नहीं, आप जेनेरिक ना कीजिए ना, ये ज्यादती होगी। अभी आपको अगर मालूम होगा, डेफिनेटली मालूम होगा, आप जर्नलिस्ट हैं, कि अभी रिसेंटली हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है पाकिस्तान में कि यार हिंदुस्तान के साथ जो है वो ट्रेड को ओपन किया जाए। तो ऐसा नहीं था, ललित जी बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़। ठीक है, सिवाज साहब जवाब देना चाह रहे हैं। भट्टी साहब, आपकी बातों का सिवाज साहब जवाब देना चाह रहे हैं। देखो अनुराग, सच्चाई यह है कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद आतंकवादी पाकिस्तान भेजता रहा है और अभी भी 10,000 के करीब पीओके में बैठे हुए हैं। वो लॉन्च पैड पे हैं, ट्रेनिंग एरिया में हैं, और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उनको भारत में भेजने की, मगर हमारा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है वो बहुत पुख्ता है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हुई। तो इसीलिए इन्होंने रजौरी पुंछ में अब रास्ते खोलने की कोशिश की। ये अलग बात है कि आज की तारीख में जिस प्रकार से जम्मू और कश्मीर का रुख बदल गया है, स्पेशली आर्टिकल 370 और 35 से एब्रोगेट होने पे अमन शांति है, तरक्की की तरफ जा रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, सड़कों का जाल बिछ गया है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और पंचायत इलेक्शन ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी आई है, IIM मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बन गए हैं। और सच्चाई यह है कि टूरिज्म इस बार रिकॉर्ड टाइम हुआ, और जो G20 की मीटिंग थी वो वहां पर होती है। यही नहीं, सऊदी अरेबिया, जो UAE हैं, वो अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं कश्मीर घाटी के अंदर हॉर्टिकल्चर और आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री में। करीब 500 करोड़ के रुपए उन्होंने एक प्रकार ऐलान किया कि वो इन्वेस्ट करेंगे। तो सच्चाई यह है कि भारत के जो जम्मू और कश्मीर है वो मुझे लगता है अब बहुत तरक्की की तरफ जा रहा है, अमन शांति है। जो पत्थरबाजी की घटनाएं किसी समय होती थी आज से 10-12 साल पहले, वो आज एक लेकिन जैसा आप बता रहे हैं सिवाज साहब, उसमें तो पाकिस्तान अपनी सोच को फला फुला नहीं पाएगा ना घाटी में। नहीं, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है अगर ये चेंजेस हुए हमारे घाटी में या कश्मीर में। हाँ बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं अनुराग, सच्चाई ये है कि बदलाव देखें
कि अब जो पीओजे और गिलगित पाकिस्तान में पाकिस्तान का लोग मौका पेश कर वो रहा हूं। मिलना मैं जब आपको चाहते कह हैं रहा हूं भारत कि में, हमारी ऐसी वो सोच नहीं है, भारत तो में आपको मिलना इसके ऊपर चाहते हैं। तस्लीम करना वो चाहिए। आपको कहते हैं कि इसके ऊपर हम मजीद आग पाकिस्तान लगाने का की हिस्सा जरूरत नहीं है। थे और हम भारत का हिस्सा थे। कभी भी तो लड़ाई आप नहीं एक मिनट चाहते रुके, हैं। अगर आप सुन ले मेरी बात कि ये भारत में मिलना चाहते हैं, अमन शांति तभी आएगी। ये कह रहे हैं ना कि जो चाहते हैं लोग वो करो, तो लोग चाहते हैं पीओके के और गिलगित पाकिस्तान के भारत में मिलना, क्योंकि वहां पर बहुत परेशानी, उनको सेकंड क्लास सिटीजन माना जा रहा है। उनकी जो नीलम नदी थी उसका मुंह मोड़ के इन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया। जो मंगला डैम में बिजली पैदा होती है वही उनको 74 रुपए पर यूनिट मिलती है। तो सच्चाई यह है कि ये आप परखें, समझे कि आज पीओके और गिलगित पाकिस्तान के लोग भारत में मिलना चाहते हैं। उनको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो अमन शांति आई है वो भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये इनको समझ आना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि पीओके और गिलगित पाकिस्तान जल्दी से जल्दी भारत का हिस्सा बने, और ये आवाज वहीं से आ रही है। और ये सच्चाई है कि मैं इनको यही बताना चाहूंगा, इनको ये समझना चाहिए कि आज की तारीख में ग्राउंड सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान खुद टूटने के कगार पे है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। देखो हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी जब पाकिस्तान में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो उसने बोला था अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये समझेंगे कि अगर आपके नेबर को डसेगा एक दिन आपको भी डसेगा। तो आज वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के रूप में आतंकवाद उनको खा रहा है। उधर जो आपका बलूचिस्तान में वहां पर एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रहा है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका माइंडसेट बिल्कुल ऐसा है एंटी इंडिया, क्योंकि एक छोटा देश बड़ी आर्मी। अगर आप लेकिन अजीम भट्ट यहाँ बैठने तो बोलते हैं कि हमारे यहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग ये चाहते हैं कि जहां जो खुश है वो वहां रहे। ललित जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अजीम भट्ट जी बहुत छोटा सा रिएक्शन देना चाह रहे हैं। अजीम जी क्या कहेंगे प्लीज। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि माजी की जो पॉलिसीज आपके और हमारे दरमियान करार रही थी उनको सुधारने का मौका है, ना कि उसके ऊपर तानेबाजी करने का। वरना कल सर विश्वासघात किसने किया इतिहास में तो सब जानते हैं। बार बार भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश कौन करता है, कितने युद्ध में कौन मुक्की खाया, ये तो सब जानते हैं। ये क्या बोलने की जरूरत है क्या मुझे? और ये भारत के साथ इक्वेशन नहीं है सर। पाकिस्तान के लोगों की हैसियत क्या है वो तो विदेश के दौरे पर आप जाइए तो आपको पता चलेगा। FATF की ग्रे लिस्ट आपको बहुत कुछ बता देगी। अजीम भट्ट साहब अब इतना अच्छा मत बनिए बैठकर, कुछ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। आप कलभूषण यादव का जवाब देना, आप असम का जवाब देना, आप खालिस्तान का जवाब देना। अरे वो साहब हमारा इंटरनल मसला है, हम उसके लिए लड़े मरे चाहे जो करें, वो हमारा इंटरनल मसला है। उस पर पाकिस्तान का बैठा हुआ व्यक्ति क्या बोलेगा। हाँ लेकिन आपको इस पर जरूर बोलना चाहिए कि कश्मीर में आपके प्रायोजित जो आतंकवाद होता था आज उसकी कमर टूट रही है। बिल्कुल टूट रही है। यादव आपका इंटरनल मामला नहीं है, वो हमारी जेलों में है कलभूषण यादव। सर सुनिए ऐसा है जो कश्मीर में पाक प्रायोजित आतंकवाद होता है उस पर बात कीजिए, और आज आपकी कमर उस पर टूट गई। आपको आपका झंडा उठाने वाला नहीं मिल रहा है कश्मीर के अंदर। जब ये अलगाववादी के जो बेटे हैं या उनके परिवार के जो लोग हैं जब उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा रहे तो आपको आपका झंडा उठाने वाला कश्मीर में कोई नहीं मिल रहा है। ललित जी ये इतना सीधा है क्या जितना अजीम भट्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसको जहां रहना है वो रहे? तो फिर पाक प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर में लेकर कौन आया अगर इतना ही सीधा सब कुछ है तो? देखिए ऐसा है, मुझे पूरे क्लियर नहीं हुआ। नहीं जवाब दे रहे हैं ललित जी, आपको तार्किक जवाब दे रहे हैं। अजीम भट्ट प्लीज 1-on-1 रखिए प्लीज दोनों। शायद आप हवाला दे रहे हैं जो पाकिस्तान की जहाज कश्मीर के बारे में है उसके बताना चाहता हूं। देखिए एक चीज तो हुई, इस सरकार ने, मोदी सरकार ने तो एक चीज दिखाया, पाकिस्तान से हमें बातचीत नहीं करनी। पाकिस्तान से अगर बातचीत से करनी है तो उस बारे में जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का हिस्सा है उस पर बातचीत होगी। वो कब खाली कर रहे हैं, खुद खाली करोगे या हम खाली करवाएंगे? ये मोदी जी ने इनको करार दिया। बाकी किसी चीज के ऊपर पाकिस्तान से बात नहीं होगी। दूसरी बात, आपने जनरल सर बता रहे थे कि अगर अपने बेड़े के अंदर अपने आंगन में आप सांप पालोगे तो तुमको काटेगी। अरे मिसेस हिलेरी क्लिंटन ने आपकी सरजमीन के ऊपर ये बोला था आप लोगों को। मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने 1900 पहले तालिबान पैदा करने से पहले काबुल के अंदर लश्कर तैयबा, हाफिज सैयद और उसामा बिन लादेन ने काबुल में बनाया था, कश्मीर जहाज के लिए बनाया था। और उसके बाद नसरुल्लाह बाबर इनके होम मिनिस्टर थे उस वक्त, बेनजीर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने तालिबान पैदा किए। और क्या हुआ, उसी तालिबान ने बेनजीर भुट्टो को मार दिया और आज मुशर्रफ के ऊपर हमले किए।
और आज की तारीख में वो पाकिस्तान को चुनौती दे रहे हैं। मुझे हैरानगी नहीं होगी किसी दिन आपको न्यूज आएगी कि जो रावलपिंडी में जो शलवार कमीज वाले जो जनरल है, उन्होंने विस्की पीने वाले जनरल को मार दिया और वो पाकिस्तान पूरी तरह इस्लामिक स्टेट और तालिबान के अंदर आ गया। ये किसी दिन में हो सकता है। तो ये है कश्मीर के अंदर जो उन्होंने किया है, कश्मीर का जो हवाला देना चाहता हूं, जो मकबूजा कश्मीर है, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो वहां पर मुसराबाद आए थे, शायद अफरीदी को लेके आए थे, पब्लिक में नहीं आया था अकेला, सिविलियन के साथ नहीं आया था अफरीदी, मिलिट्री कंटिंजेंट के साथ आया, बोला कि मेरे दादा तो गाजी कश्मीर थे। और इमरान खान को क्या लोगों ने बोला, ये जो वर्दी है इसके ये जो दहशतगर्दी इसके पीछे वर्दी है, गो नियाजी गो बैक। और मैं बताना था गिलगित बल्तिस्तान, आपको बताना चाहता हूं, पीओके जो मुजफ्फराबाद शायद बाद में आएगा, सबसे पहले आपके पास अपने आप वॉलंटरीली गिलगित बल्तिस्तान आएगा। वहां के लोग तंग है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हॉस्टल के अंदर वार्ड वाइज होते हैं ना, वो जम्मू कश्मीर के होते हैं, मकबूजा कश्मीर के होते हैं। और आप हम इनको बताना IITs आईआईएम्स वहां पे, आपको ये भी बताना चाहता हूं 30 साल कश्मीर जहाज चल रहा है, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर, वादी कश्मीर के अंदर रियल एस्टेट प्राइसेस हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से के बराबर बढ़ रहे थे। हमारी जायदाद जो होना जहादियों ने उन्होंने 1 रुपए में ले ली और बेची, उसका 1000 रुपए में बेची। इसलिए क्योंकि कहीं पे भी जाहिद कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, हमारे यहाँ पे हमने कोशिश की है कि वहां पे मास डिस्ट्रक्शन नहीं हो, कोई हवाई गोलाबारी नहीं हो, जो पाकिस्तान में आए दिन होता है, बलूचिस्तान में गोलाबारी ये हमारे देश के मुद्दों पर बोलते हैं ललित जी। इंटरेस्टिंग क्या, ये हमारे देश के मुद्दों पर बोलते हैं, इनके देश में कैसे अंदर खाने घुसपैठ होती है मैं बताऊं। अजीम भट्ट साहब गौर से सुनिएगा, मैं आ रहा हूं सिवाज साहब, अजीम साहब गौर से सुनिएगा। आपके यहां पर आतंकी हमला होता है, कुछ चाइनीज मारे जाते हैं, तो आपको चाइनीज का उच्चायोग तलब कर लेता है, तो आपके यहां यही हो रहा है। अजीम साहब आपके यहां यही हो रहा है कि आपके यहां आपके इंटरनल मामलों में दूसरा बोल रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं भारत को आंख दिखाने की। अच्छा सुन तो लेना, आप जर्नलिस्ट हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि जिस तरह आपने 5 मिनट इंटरप्ट किए बगैर अपने पैनलिस्ट को सुना है, मुझे 2 मिनट सुन लेंगे। आप तार्किक बात कीजिए सर, मैं सुनूंगा। नहीं, मैं आपकी मर्जी की बात नहीं करूंगा। मैं आपकी मर्जी की बात नहीं करूंगा, मुझे आपने बुलाया तो मैं अपनी मर्जी की बात करूंगा, ठीक है। अब आप सुनने की हिम्मत रखिए, जर्नलिस्ट एथिक्स के मुताबिक मुझे 2 मिनट दीजिएगा। अब आ जाते हैं जो आपने सवाल किया कि हम इंडिया के मुद्दों के ऊपर क्यों इंटरप्ट करते हैं। भाई हम इंडिया के मुद्दों पर इंटरप्ट नहीं करते, आपका मुद्दा अपना होता है, आपने हमें यहाँ पे बुलाया हुआ है अपने मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। आप समझे नहीं अजीम भाई सुनिए ना, आप समझे नहीं, सुनिए ना, आप क्योंकि आप गलत डायरेक्शन में बोल रहे हैं ना, मैं ऐसा थोड़ी बोलने दूंगा आपको, आप गलत डायरेक्शन में बोल रहे हैं अजीम भाई। मुद्दा ये है कि आपका पाक प्रायोजित आतंकवाद कश्मीर में नस्तनाबूद हो रहा है। 370 के हटने के बाद से जो बदलाव हुआ उसका असर दिख रहा है, आपको आपका झंडा बरदार नहीं मिल रहा है। मुद्दा अजीम भट्ट ये है, आप 10 सेकंड नहीं सुन सके, ये आपका लेवल है, 10 सेकंड नहीं सुन सके, आप क्या लड़ेंगे? साहब कौन लेकर आया था भारत के अंदरूनी मुद्दे पर बात करने का? आपको हक क्या है? क्यों बात किया आपने? उसका जवाब तो आपको मिलेगा ना। आप मॉडरेटर है, ओ भाई आप मॉडरेटर है, आपका काम है चुप करके सुनना, आपका काम नहीं है। अजीम भट्ट मेरा काम ये नहीं है कि आप कुछ भी बोले तो मैं सुनता रहूं, आप मुद्दे पर आइए ना। आपको आपका झंडा बरदार नहीं मिलेगा कश्मीर के अंदर, अब अलगाववाद के नाम पर आपको आपका झंडा बरदार नहीं मिलेगा। अजीम भट्ट प्लीज इस पर जवाब दीजिए, प्लीज। आपके मुताबिक का जवाब नहीं दूंगा, आप जर्नलिस्ट बने प्लीज, जर्नलिस्ट की एथिक्स को समझे। कम से कम पाकिस्तान के लोग तो हमें जर्नलिज्म ना सिखाएं। तो बात सुने, यह हास्यास्पद बात आप कई मंचों पर कह चुके हैं, यहाँ पर मत कीजिए, इस पर हंसी आती है। आप सिखाएंगे पत्रकार, हिम्मत नहीं है, गजब कर रहे हैं प्लीज। अगर आप में मुझे 10 सेकंड सुनने की हिम्मत नहीं है तो मुझे लाइन काट दीजिए। अजीम भट्ट आपको आपका झंडा बरदार आतंक फैलाने वाला अलगाववाद के नाम पर कश्मीर में नहीं मिलेगा, इस पर बात कीजिए ना। सुन भी सुने, जवाब तो सुने ना फिर। प्लीज मैं सुन रहा हूं, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। हाँ तो इंटरप्ट मत कीजिए ना, आप इंटरप्ट मत कीजिए। अपने पैनलिस्ट को आपने कितनी दफा इंटरप्ट किया, कितनी दफा इंटरप्ट किया तो आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। आप सवाल का जवाब सुने प्लीज। देखिए बात ये है कि भाई हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात बहुत खराब है, यहाँ पर दहशतगर्दी की लहर है। ये बात जो AK श्रीवास्तव साहब ने की है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, उन्होंने दुरुस्त फरमाया। हमारी माजी की पॉलिसियां ये रही हैं, हमने अफगान जिहाद के अंदर कूदे, वो हमारी गलती थी। हमारी 2008 से पहले 2010 से पहले की जो पॉलिसी थी वो गलत थी। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर भी डिबेट होती है और पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर भी डिबेट होती है
कि हमें इन दूसरी जंगों में नहीं कूदना चाहिए था, जो आज हमें ही इफेक्ट कर रही है। जिस तरह तालिबान की बात हुई, बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि तालिबान आज पाकिस्तान को इफेक्ट कर रहे हैं और हम उसके इफेक्टिव हैं। तो बात कहने का ये है कि हम कश्मीर के अंदर क्यों आके स्पॉन्सर करेंगे, जब हमारे यहाँ इकोनॉमिक हालत ये है कि हमारे यहाँ पर अपने लोगों के लिए रोटी नहीं अजीम भाई मैंने आपको इतना सुना। अजीम भाई, आपका सवाल ये कि आप कश्मीर के अंदर आकर क्यों दहशतगर्दी करेंगे जब आपके अंदरूनी हालात इतने खराब है? सर, आपके यहाँ पर सियासत बनती है इसी पर, सरकारें बनती है इसी कश्मीर की सियासत करके। ललित अंबरदार अच्छे से समझते हैं इसे। ललित अंबरदार जी, जवाब दीजिए। देखिए, जब पाकिस्तान की बुनियाद कैसे बनी थी, 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की टू नेशन थ्योरी के नाम पे हिंदुस्तान का बंटवारा किया और पाकिस्तान बना दिया। ये गद्दारी थी। तो इन लोगों तब से आज तक पाकिस्तान का वजूद सिर्फ इस्लाम के नाम पर है, और जब भी पाकिस्तान खतरे में आता है, टूटने के कगार पे होता है, ये लोग इस्लाम के नाम पे, कश्मीर के नाम पे अपने अवाम को इकट्ठा करना चाहते हैं। देखिएगा, अभी खैबर पख्तूनख्वा, तो ये जो पश्चिम तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, पीक के ऊपर है, बलोचिस्तान के पीक के ऊपर। आपने भी अपने पे बोला कि चाइनीज को मारा गया वहां पे। वो चाइनीज टूरिस्ट नहीं है सर, जो चाइनीज सिविलियंस के नाम पे चाइनीज वहां पे काम कर रहे हैं, वो PLA के लोग हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लोग हैं। आप ये मत भूलिए कि वो लोग वहां पे ऑलरेडी POK में आ चुके हैं, वो काम कर रहे हैं अपनी सेफ्टी के साथ। उनको वो मारते हैं। बांग्लादेश में इन्होंने किया, अपने मुसलमानों को इनको कत्ल किया, रेप किया, मर्डर किया, और बांग्लादेश के हाथ से चला गया। और अब इनकी शाहरत जो कश्मीर है, वो मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 के बाद उनकी वो शाहरत को क्लिप लगा दिया। अब सिर्फ टाइम है, वो पूरी तरह से कब कट जाएगी, लेकिन इनकी तरफ से हमेशा होगा। ठीक है सर, मैं शिवाज साहब आपके पास आता हूं। नाम लेंगे अजीम भाई, मैं, क्योंकि आप मेरे सम्मानित मेहमान हैं, मैं इसीलिए चाहता हूं कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा मौका दूं। एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपका लेता हूं, लेकिन आप बैठा करिए भारत के साथ डिबेट में। सर, आपका ज्ञान दुरुस्त होता है। आप कह रहे थे कश्मीर में क्यों आतंकवाद फैलाएगा पाकिस्तान, तो इसका जवाब मुझसे ज्यादा बेहतर, अच्छा इलैबोरेट करके ललित अंबरदार ने दिया। अजीम भाई, देखिए, मैंने तो पहले ही ये कहा कि माजी को मत देखें। मसला यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि भाई मौजूदा हालात क्या है और आप उसका माजी के साथ तुलना करते हैं। अब आ जाती है, देखिए, आप बार बार इंटरनल बात करते हैं हमारे पाकिस्तान की, बलूचिस्तान और गिलगित की। देखिए, जब मैं आपको यहाँ पर इंटरप्ट करते कहूंगा कि यार असम में देखिए क्या हो रहा है, आपके खालिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, यहाँ सब हमारा इंटरनल मुकाबले सब खैरियत है सर, आप मत चिंता कीजिए। सुने। अच्छा अजीम भाई, इरशाद अहमद खान जुड़ गए, थोड़ा सा लेट जुड़े। अजीम भाई प्लीज इरशाद अहमद खान जुड़ गए सर। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या प्रॉब्लम है? इरशाद भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो अलगाववाद के नाम पर पाकिस्तान समहाउ स्टैंड करता था, जो गिलानी साहब पाकिस्तान के झंडों के बीच भाषण देते थे आप लोगों के फेवर के, अब उनके परिवार के लोग कहते हैं कि हम लोग भारत के संविधान के साथ खड़े हैं। तो ये तो पाकिस्तान प्रायोजित अब आतंकवाद तो खत्म हो रहा है ना कश्मीर से। इरशाद अहमद, बहुत शुक्रिया जी। आतंकवाद जब खत्म होगा कश्मीर से, जब अपनी आर्मी हटाएंगे और अपने वो बदलाव आ गया, जब सर आर्मी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो शांति बन रही है अब कश्मीर। सुन लीजिए, कश्मीरियों को बंदी बनाया ने पूरे असला बारूद के साथ, जब वो हटाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कश्मीरी कहाँ खड़े और कश्मीर कहाँ खड़े है। कश्मीर पाकिस्तान के खड़ा है साथ, ये अपनी आजादी मांगता है हिंदुस्तान है। आप ये बात याद रखें। दूसरी बात ये, आज की तारीख में पाकिस्तानी इरशाद जी हमारे साथ के पैनलिस्ट हंस रहे हैं आपकी बातों पे। देखिए मैं बताऊं इरशाद जी एक छोटी सी बात बताता हूं। आपके झंडे उठाने वालों के जो अपने खुद के खून है, वो आपकी बात नहीं कर रहे, वो भारत सरकार के साथ खड़े, भारत संविधान के साथ खड़े। एक ही सी बात जवाब दे रहे हैं आपको। देखो, मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर समझना चाहिए अच्छा, पाकिस्तान के अंदर POK और गिलगित पाकिस्तान में लोग अब नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान में वो भारत में मिलना चाहते हैं। अब ये इनको समझना चाहिए। अब वो लोग खड़े हैं कि वो कहते हैं रास्ता खोलो, आप पूरा का पूरा पुंछ की तरफ जाना चाहते हैं, हम वहां से सामान खरीदेंगे, और गिलगित पाकिस्तान में कहते हैं स्कर्दू से कारगिल का रास्ता जोड़। तो ये समझना चाहिए, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़ लोग आए हुए सड़कों पे, और आज ये सच्चाई है। आज वो कह रहे हैं
नहीं रहना सच्चाई चाहते को तो आप पाकिस्तान गला में, दबाना तो ये चाहते हैं, वो असलियत दबा नहीं है। सकेंगे। और ठीक है सर, भारत का जो जम्मू वक्त इतनी कश्मीर इजाजत दे रहा है इरशाद जी, वहाँ आपसे पर बहुत अच्छी बात हो सकती थी, बट आप बहुत देरी से जुड़े। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इतनी बात जरूर है कि कश्मीर में शांति की बात जब भारत सरकार करती है तो इंडिकेशन इस बात की भी देती है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि पढ़ाई पीओके पर